पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने इससे कहीं ना कहीं ममता पर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोप लगाए और साथ ही साथ सीधे सीधे इंडी गठबंधन पर चोट पहुंचाई। अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन कुमार जी। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विनय। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो ममता बनर्जी पर बयान दिया है, तो वो क्या ऐसा बयान था जो इंडी गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ गोल जैसा साबित होगा, और क्या राहुल गांधी के लिए जो बात कही जा रही है उन्हें अपने इंडी गठबंधन के साथियों पर ही भरोसा नहीं है? विनय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एग्जैक्ट ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी टीएमसी के लिए क्या कहा है। जी, ममता बनर्जी के लिए राहुल गांधी ने कहा है, टीएमसी ने बंगाल की फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और बेरोजगारी भत्ता देना बंगाल के युवाओं के साथ एक मजाक है। जी, साथ में उन्होंने शारदा, रोज वैली और कोयला तस्करी जैसे घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज की जिम्मेदार एकमात्र पार्टी जो है टीएमसी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है, क्लियर कट कहा है कि बंगाल की हिंसा के लिए सिर्फ और सिर्फ टीएमसी जिम्मेदार है। आप समझिए इन पूरी बातों को। एक ऐसी पार्टी के लिए वो के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि एक बड़े गठबंधन की मैं बात करूं, जो एक इंडी गठबंधन जो बना हुआ है उसकी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है टीएमसी, और बहुत कद्दावर नेता के तौर पे भी जानी जाती हैं, और उनकी राय जो है उस पूरे गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण राय, उनकी भूमिका होती है। एक उस पार्टी के खिलाफ इस तरह का बयान देना, चाहे वो विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, ये बात सही है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जो कांग्रेस है अलग अलग चुनाव लड़ रही है, बट आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि आजकल की जो जनता है बहुत समझदार है। आपके एक एक बातों पर वो को सुनती है, उसके हिसाब से अपनी राय बनाती है। तो कुछ भी आप अगर बोल रहे हो उसके पहले उसको नपातुला होना चाहिए, क्योंकि अगर वही उसी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हो जो पार्टी कहीं ना कहीं आपकी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर रायगंज में आपने कोई बयान अभी दिया है तो ये ज़रूरी नहीं कि जब आगे 29 में जो आप साथ मिलकर लड़ेंगे तो वो बयान दिखाया नहीं जाएगा, उसकी क्लिप वायरल नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी जब इंडी गठबंधन की बात की जाती है तो ये मान के चला जाता है कि इंडी गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल हैं उन सब की सोच एक है, वो सब एक विचारधारा के तहत वो चल रहे हैं, ऐसा इंडी गठबंधन अपने आप को दिखाना चाहती है। बट जब उसी गठबंधन की जब दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ किसी एक विधानसभा चुनाव में जब खड़ी होती है और एक दूसरे के खिलाफ जब बयानबाजी करती है तो कहीं ना कहीं उस पूरे गठबंधन पर भी सवाल खड़ा होता है। आपको मैं याद दिला दूं, टीएमसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 सीट्स जीती थी। कांग्रेस को 99 सीट्स आई थी, और जो सेकंड जो थी वो समाजवादी पार्टी जिसको 37 सीट्स थी। यानी अगर सीटों के विजेता के हिसाब से भी आप देखें तो टीएमसी का कद इंडी गठबंधन में बहुत ऊपर है, तीसरे नंबर की पार्टी है। उस इंपॉर्टेंट पार्टी के खिलाफ आप सार्वजनिक रूप से आप इस तरह का बयान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस अपने गठबंधन को और आप अपनी रणनीति को भी कमजोर कर रहे हैं। जो बयान है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी जा रहे हैं उसके लिए। कई बार गठबंधन के साथी जो होते हैं वो पर्सनल होने से बचते हैं नेताओं से। बिल्कुल, आप भाजपा के खिलाफ बोलो, समझ में आता है कि क्लियर कट राइवलरी है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। आप आए दिन आप सुनते भी होंगे, आप भाजपा को आप काफ़ी कुछ बोलते हो, पीएम मोदी को डायरेक्टली बहुत कुछ बोल देते हैं राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो टीएमसी और खासकर जब ममता बनर्जी को वो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैंने लोकसभा के लिए पूरे देश के लेवल पे एक ऐसे पार्टी के साथ मैंने समझौता किया हुआ है जो कि भ्रष्टाचारी है? अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो चाहे वो लोकल लेवल की बात हो या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात हो, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो अगर आप ये कह के बच जाओगे कि चूंकि विधानसभा में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए मेरी मजबूरी है उनके खिलाफ बोलना, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, और जो कि भाजपा पहले से ही कहते आ रही है कि ममता बनर्जी बहुत की जो सरकार है भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचारी है। तो कहीं ना कहीं आप भाजपा के उस बयान का समर्थन कर रहे हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हर दोनों तरीके से उसका समर्थन कर रहे हो। तो आप ये भी कह रहे हो, पूरे देश को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई मेरे साथ उस पार्टी का गठबंधन है जो कि भ्रष्टाचारी है। आप ये साबित करना चाहते हैं विनय? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार का आरोप जरूर लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, लेकिन आगे जब भी होगा, मान ली कभी गठबंधन होता है या केंद्र में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो आरोप लगा नहीं पाएंगे या अपने उस बयान को साबित नहीं कर पाएंगे, सफाई नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल विनय।
आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि क्या राहुल गांधी ऐसा जो ममता बनर्जी को पर्सनल होकर हमला कर रहे हैं, क्या इसके पीछे ये वजह भी कि कई बार जो इंडी गठबंधन के और भी साथी हैं वो ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं नेशनल नेता के तौर पर, वो कहते हैं कि एक बार ममता बनर्जी को भी मौका देना चाहिए। देखिए विनय, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें कोई इनकार नहीं किया सकता है कि पिछले कुछ सालों से कई बार अंदरूनी उस गठबंधन के अंदर से अंदरूनी ये डिमांड भी सामने आई है, अंदरूनी खबरें भी आती हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप से वो पूरा गठबंधन जो है वो संतुष्ट नहीं है। उस गठबंधन को सफल करवाने के लिए कई दलों का ऐसा मानना है कि अगर हम ममता बनर्जी को मुखिया घोषित कर दें तो शायद कुछ अलग बात सामने आए, रिजल्ट कुछ अलग हो सके। तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है, क्योंकि अभी प्रमुख तौर पर राहुल गांधी ही उस पूरे गठबंधन के लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और देखे जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व का भी खतरा तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो एक सामने आता है कि नहीं, और उन्होंने क्लियर कट इस भाषण में इतना ही नहीं, ये साथ में ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, और ममता बनर्जी के पास बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है। अच्छा जी। इतना बड़ा बयान देने का मतलब है कहीं ना कहीं आप ये इशारा करना चाह रहे हो कि उस गठबंधन का जो मुखिया मैं हूँ, मुझे ही रहने दो, ममता बनर्जी में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है। जी तो एक बहुत बड़ा आरोप लगाते रहे हैं वो। जी। ऐसी एक गलती एक दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे वैसी राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं जी। आपको याद होगा कि उससे 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था दिल्ली में, बिल्कुल 4 और 3 सीटों पर लड़े थे बंटवारा करके। लेकिन जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो राहुल गांधी ने व्यक्तिगत सीधे तौर पे राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोला। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता हुआ दिख रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मैंने आपको पहले बताया कि जनता बहुत समझदार है और उसका इम्पैक्ट दिखता है। मैं भाजपा की बात करूं कि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, राजनीतिक पार्टीज़ हैं, आप अलायंस करते हो, कभी वो अलायंस हट जाता है, कभी टूट जाता है, किसी और के साथ आपका हो जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है चुनाव में, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उन दोनों के बीच गठबंधन है। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए इस बात को कि किसी लेवल पे अगर मेरा गठबंधन है, अगर मैं भाजपा की बात करूं, अब मैं महाराष्ट्र की ही बात कर लो, आप उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, बट वो गठबंधन पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है उनका। यानी किसी भी लेवल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका भाजपा कोई गठबंधन नहीं है, तो वो फ्री है एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए। फ्री कब नहीं होते? जब महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं हो और किसी और लोकसभा के स्तर पर अगर गठबंधन है आपका हो जाए, तो फिर आपको बचना पड़ेगा। और भाजपा हमेशा अगर ऐसा कभी होता भी है तो एक दायरा बना के चलती है, क्योंकि उनको पता है कि जनता सब समझ रही है। आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके गठबंधन के साथी कहीं ना कहीं हैं तो आप एक सीमा में रहकर निशाना साधें, अपनी बात कहें मंच से। बिल्कुल। अगला सवाल, एक आरोप और लगता है राहुल गांधी पर कि वो जो जहाँ का चुनाव होता है लोकल मुद्दों पर नहीं जाते, उनके मुद्दे कई बार हवा हवाई रहते हैं और इसी वजह से वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में बताइए डिटेल में कि इसकी क्या वजह। विनय, बिल्कुल सही बात है ये कि आप पिछले कुछ सालों से ही किसी भी चुनावी रैली की बात कर लूँ, किसी भी मंच की बात कर लूँ, राहुल गांधी के भाषण में सिर्फ और सिर्फ गिने चुने जो हैं मुद्दे वो झलकते हैं। वोट चोरी की बात करते हैं हर भाषण में, पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करेंगे वो, भाजपा अडानी के बीच जो है संबंधों की बात करते हैं वो, ट्रंप अमेरिका का जिक्र करते हैं। यही सारा काम हर भाषण में आप देखोगे। पिछले जो उन्होंने भाषण दिया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उस भाषण में भी ये 4 मुद्दे उन्होंने बोले। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में लोकल लेवल विधानसभा का चुनाव है, वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उसकी जगह आप अगर ट्रंप अमेरिका का जिक्र कर रहे हो, पश्चिम बंगाल की जनता को इस चुनाव में ट्रंप और अमेरिका से क्या लेने देना? आप जनता के सामने क्यों बताना चाह रहे हो? पहली बात, आप कहना चाह रहे हैं कि जो गांव का आदमी आपके रैली में आया सुनने के लिए कि राहुल गांधी क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल की स्थानीय समस्या बहुत है। उसका क्या मतलब है? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थानीय समस्या बहुत है, उनकी सबसे बड़ी समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर ही है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने ट्रंप तो आएंगे नहीं यहाँ पर। वो आपको स्थानीय लेवल पर इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ की सरकार है, वही सही करेगी। तो उसको सुधारने के लिए आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? आप फिर भाजपा अडानी का जिक्र करते हैं। भाजपा अडानी की बात इस रैली में, इस संदर्भ में कोई तुक यहाँ बनता नहीं है। चलो ठीक है, पीएम मोदी पे आप अटैक करते हो, विपक्षी पार्टी है, आपके विपक्ष में लड़ भी रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और आप उनको नंबर 1 राइवलरी अपना दुश्मन समझ रहे हो, बट वो डायरेक्ट हमला करते हैं और इसका नुकसान उन्हीं को होता है। और ये बात पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि आप जितना मुझे गाली दोगे उतना ही फ़ायदा मुझे होगा। और ये कई चुनाव में देखने को भी मिला है। कांग्रेस की स्थिति कई जगहों पे आप देखो तो ख़त्म हो गई है।
देश में आज के टाइम कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है? बस 3 सरकारों में, सिर्फ 3 राज्यों में है सरकार, हिमाचल, तेलंगाना और हिमाचल, कर्नाटक। तेलंगाना और कर्नाटक। जी आप अगर ये देखो स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूं तो लगातार अगर आपके हर भाषण में, आपकी हर जगह अगर आप यही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो और उसका कोई फ़ायदा आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इनको ये सोचना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटजी में ही कोई प्रॉब्लम हो? शायद यही वजह है कि कई बार बीजेपी नेता तंज कसते हुए ही राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक कहते हैं। बिल्कुल। पार्टी के। मैं जी जी आप लगातार एक ही ट्रैक पे चल रहे हो और उसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। जी जी पश्चिम बंगाल में ये देख लो, पश्चिम बंगाल में ही कांग्रेस की जो स्थिति हुआ करती थी, आज कहाँ है? एक वो समय था जब कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 216 सीट जीती थी, अच्छा पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। और पिछले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट तो सबको पता ही है, शून्य, खाता तक नहीं खुला 0 उनका। सीट आई थी। और उस वक्त मुखिया कौन है? राहुल गांधी मुखिया है। आप समझो, जो पार्टी कभी 216 सीट अगर जीत रही है और वो शून्य पे पहुंच गई है, आपको सोचने की जरूरत है। जी विनय, कभी कहा जाता था कि बीजेपी 2 से 282 पे पहुंची है, बीजेपी के लिए बहुत 2014 की बात कही जाती थी, और अब कांग्रेस के लिए हाल है कि 216 से वो 0 सीट पे पहुंच गए। अब हमें एक बात समझाइए कि जैसे आप कह रहे थे कि कांग्रेस कभी बहुत मजबूत थी, उसका ही रास्ता एक तरफा बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में, तो हमें उसके बारे में बताइए, वो कौन सा ज़माना था, कब से कब तक रहा जब कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था पश्चिम बंगाल? देखिए, शुरुआत से मैं बात करूँ, 1952 से मैं स्टार्ट करता हूँ, जब पहली बार विधानसभा चुनाव होता है पश्चिम जी, बंगाल में। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा था। जी जी इवन पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा था। लगातार 1952, 1957, 1962, अच्छा फिर 1971 और 1972 में जी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी और कांग्रेस सरकार बनाई थी। बट वो उनका आखिरी जो था वो 1972 था। 1972 के बाद से कांग्रेस जो एक बार गई पश्चिम बंगाल से, जी जी। फिर लौटकर नहीं और आई वही कभी। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 72 पे। 72 जी, पे जी। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, जब उन्होंने 216 सीटें जीती थी, फिर जी। कभी लौटी नहीं थी। जी अब मैं आपको स्टार्टिंग से अगर करूँ तो 1952 में उनको 150 सीटें मिली थी जी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तब 294 सीटें नहीं हुआ करती थी, तब 238 सीटें हुआ करती थी। जी 1957 में उन्हें 46% वोट मिले थे उन्हें, जी उनका वोट शेयर जो था, और करीब 152 सीट मिला पे उन्होंने वो जीत दर्ज किए थे। जी जी 1962 में 157 सीट पे उनको जीत मिली थी। 1967 में 127 सीट पे जीत मिली थी। जी 1969 में उनका परफॉर्मेंस डगमगाया था काफ़ी, जी उसमें स्थितियाँ काफ़ी बदली हुई थी वहाँ पर, तो वो सिर्फ 55 सीट ही जीत पाए थे। जी फिर 1971 में वापसी करती है कांग्रेस, 105 सीट जीती थी वो। 1972 जो कि उनका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है पश्चिम बंगाल में जी। कांग्रेस का, वो 216 सीट पे थे। उसके बाद से उनका पतन स्टार्ट होता है। जैसे अब कैसे? जैसे लेफ्ट बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस नीचे वहीं से आती लेफ्ट का उदय होता है। 77 से मैं कहूँ तो लेफ्ट का उदय होता है, कांग्रेस का पतन होना शुरू हो जाता है। बट फिर भी कांग्रेस वहाँ पर सेकंड मेजोरिटी की पार्टी बनी रहती है, विपक्षी पार्टी मुख्य विपक्षी बनकर पार्टी अपना काम तौर करे। पे रही। जी, अब देखो, आप 1977 में सिर्फ 20 सीटें जीती थी, जी जी 1987 में 40 सीटें, 1991 में 43 सीटें, 1996 में 82 सीटें, 2001 में 26 सीट, 2006 में 21 सीट, 2011 में तो पूरा सब कुछ बदल ही गया। जी टीएमसी ने कब्जा जमा लिया और सीपीआईएम सेकंड नंबर की पार्टी बन गई, तो कांग्रेस और नीचे चली गई। जी तो 2011 में 42 सीटें, 2016 में 44 सीट और 2021 में खाता भी नहीं खुला उनका। जी तो आप देखो कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पे अपने सोचने का विचार है, उनको सोचना पड़ेगा उनको। राहुल गांधी भी कब क्या बोलते, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका दूरगामी परिणाम नहीं सोचते, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, या तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जी जी या उनके पास ऐसी रणनीति शायद पहुंच नहीं रही है कि आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं। जी उनकी इस बात से ही, अगर बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इस बात को अगर भुनाया जाएगा कि उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन आप कर रहे हो, इंडी गठबंधन में जुड़े हो, जिसको आप भ्रष्टाचारी कर रहे हो, तो यानी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल का भी रोल निभाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टी विद डिफरेंस की बात कही जाती है वो कांग्रेस में, एक तो राहुल गांधी खुद अपने बयान से ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो दूरदर्शिता है उसकी थोड़ी कमी दिखाई देती है कि उनको थोड़ी नहीं, मालूम है बहुत कि- बहुत जी, कमी दिखाई देती है। जी। वो क्या बोल रहे हैं उसको उन्हें अभी अंदाजा नहीं होता इसका बड़े लेवल पे क्या प्रभाव पड़ना है। जी। तो आप जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा ये प्रचार देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इसकी द बिग पिक्चर अगर समझें तो वो क्या अभी आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं तो जितनी देरी से राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार के अभियान में हिस्सा लिया है, 14 अप्रैल को उन्होंने पहली चुनावी सभा की है, और 9 दिन बाद 23 को वोट और पड़ना 23 है। अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है। तो कहीं नहीं ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल को पहले से हार मान चुके हैं। जी
उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में तो हमें लग रहा है कि जीत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसके पहले ना कोई इस पर बयान आया था, ना उनको स्ट्रेटजी दिखी थी। अब इतने कम समय सॉरी माफ़ कीजिएगा, इतने कम समय में आप आते हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, तो स्ट्रेटजी में ही दम अभी नज़र नहीं आ रहा है कांग्रेस की। जी, अनएडिटेड का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में आप बता सकते हैं।